गुड इवनिंग। आज के इस लेक्चर में हम 12th क्लास ज्योग्राफी टर्म 2 एग्ज़ामिनेशन के कुछ सैम्पल क्वेश्चंस को डिस्कस करने जा रहे हैं। ये क्वेश्चंस टाइप जो स्टूडेंट्स को सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट लगती है वो क्यों? क्योंकि ये स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स कर लेते हैं, लेकिन ये क्वेश्चंस कुछ तरीके से ट्विस्ट किए होते हैं या मोल्ड फॉर्म में होते हैं, तो बच्चों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है ऐसे क्वेश्चन को अटैम्प्ट करने में। तो इस टाइप के क्वेश्चंस के लिए मैंने एक सेपरेट फाइल बनाया था, और जितने भी स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस हैं पूरे टर्म 2 सिलेबस में से, उन सभी को 1 बाय 1 इस वीडियो में डिस्कस किया जा सकेगा। इस वीडियो की लेंथ थोड़ी लंबी हो सकती है और मे बी 2 वीडियोस में हो, एंड प्लीज़ वीडियोस को सीक्वेंस के अकॉर्डिंग ही देखा जाए। चलिए ज़्यादा देरी ना करते हुए हम अपना वीडियो शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का जो बेसिकली स्ट्रक्चर है वो स्टेटमेंट बेस है, और ये क्वेश्चन चैप्टर सेकेंडरी एक्टिविटी में से आया हुआ है। सेकेंडरी एक्टिविटीज़ जो काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, एंड इस क्वेश्चन में आपसे वही पूछा गया है कि सेकेंडरी एक्टिविटी ऐड वैल्यू टू द नेचुरल रिसोर्स। बिल्कुल सही बोल रहा है कि जो सेकेंडरी एक्टिविटी है, सेकेंडरी एक्टिविटीज़ का मेन जो एक्टिविटीज़ के अंदर आती है वो है मैन्युफैक्चरिंग। मैन्युफैक्चरिंग पहले क्या होती है? मैन्युफैक्चरिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसके थ्रू हम रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में क्या करते हैं? कन्वर्ट कर लेते हैं, फिनिश गुड्स। ठीक है, तो फिनिश गुड्स और रॉ मटेरियल के आपसी जो कन्वर्जन है, इसको मशीन्स के थ्रू किया जाता है। तो मशीन के थ्रू जो रॉ मटेरियल का कन्वर्जन है इनटू फिनिश गुड्स, उसको हम मैन्युफैक्चरिंग बोलते हैं। और मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी जो है इंडस्ट्री में की जाती है, और इंडस्ट्रियल जो एक्टिविटी है वो सेकेंडरी एक्टिविटीज़ का एक इम्पॉर्टेंट सेक्टर है। ठीक है, और ये चीज़ बोली गई है कि सेकेंडरी एक्टिविटी का मेन काम क्या है कि वो जो नेचुरल रिसोर्स है उसमें वैल्यू ऐड करता है। चलिए मैं एक एग्जांपल दे देता हूँ। देखिए, नेचुरल रिसोर्स क्या है? जो डायरेक्टली हमें अवेलेबल होंगे नेचर से, उनको हम नेचुरल रिसोर्सेज कहेंगे, और वो हमारी नीड्स को पूरा करते हैं। चलिए ओके, चलिए हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। कॉटन डायरेक्टली हम क्या करते हैं? नेचर से प्रोवाइड कर, मतलब नेचर से हम कलेक्ट करते हैं, उसको ग्रो किया जाता है। ग्रो किस में होती हैं? सॉइल में। इसको इरिगेट करने के लिए क्या चाहिए? वाटर चाहिए। इसको बेस क्या चाहिए? लैंड चाहिए। ओके, इसको और ग्रो करने के लिए जो एक कंपोनेंट और प्ले करता है वो है क्लाइमेट। और ये सारे इम्पॉर्टेंट जो कंडीशन सूटेबल फॉर द ग्रोथ ऑफ कॉटन, ये सारे लिंक किसके साथ हैं? नेचर के साथ। इसलिए हम इसको नेचुरल रिसोर्सेज बोल देते हैं, जिसमें कंप्लीट रोल ऑफ नेचर इज़ देयर। अभी क्या हम डायरेक्टली कॉटन को पहन सकते हैं? नहीं पहन सकते। इसलिए कॉटन से हम क्या बनाएंगे? क्लोथ्स। और कॉटन से क्लोथ्स बनाने में मशीन्स का रोल होता है, और इसी पार्ट को हम बोल देते हैं मैन्युफैक्चरिंग, जो सेकेंडरी एक्टिविटी के अंदर आती है। मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है, जो सेकेंडरी एक्टिविटी के अंदर आएगा। अभी कॉटन से क्लोथ बनाए तो क्लोथ की वैल्यू एज कम्पेयर टू कॉटन ज़्यादा हो गई। क्यों? बिकॉज ऑफ इट्स हाई कंजप्शन। आप कपड़े को पहनने के लिए यूज़ कर सकते हो, कॉटन को डायरेक्टली नहीं पहन सकते। अभी वो कपड़ा किससे बना है? कॉटन से बना है। तो मशीन ने क्या काम किया? मशीन ने इस कॉटन में कुछ वैल्यूज़ को ऐड कर दिया, जिससे इसका क्लोथ बना, और क्लोथ से इसकी वैल्यू भी बढ़ गई। जब वैल्यू बढ़ेगी उससे कंजप्शन भी बढ़ेगी और डिमांड भी हाई हो जाएगी। तो इसलिए इस क्वेश्चन का मीनिंग ये दिया है कि सेकेंडरी एक्टिविटी कोई भी प्रोडक्ट में मशीन के थ्रू उसको रॉ मटेरियल से फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करने के बाद उसमें वैल्यू को ऐड कर देता है। ठीक है,
और नेचुरल रिसोर्स क्या होता है, रॉ मटेरियल, और जो फिनिश गुड्स है वो आपका गुड्स जो हम यूज़ कर रहे हैं अपनी डेली नीड्स में, ठीक है, उस चीज़ को दिमाग में रख लेना। और 3 एग्जांपल हैं, एक तो आप कॉटन की एग्जांपल दे ही सकते हो, कपड़ा कॉटन से जो भी आपका क्लोथ्स, ठीक है, यार्न्स, जो भी वैल्यूएबल प्रोडक्ट हैं। एंड आयरन ओर नेचुरल सोर्स है, आयरन ओर से आप व्हीकल बनाते हो, तो आयरन ओर को आप ड्राइव नहीं कर सकते, है ना, लेकिन उससे जो व्हीकल बनेंगे, शीट रॉड्स होंगी, उनको आप कंस्ट्रक्शन व्हीकल वगैरह में यूज़ कर सकते हो। क्लियर। अनदर वन, थर्ड, जो भी आप फार्म और फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है, मैं एग्जांपल दूं, फॉरेस्ट प्रोडक्ट से पल्प मिलता है, क्या पल्प के ऊपर आप लिख सकते हो? नहीं लिख सकते, लेकिन वो पल्प को मशीन के थ्रू उससे क्या बनेगा, पेपर, तो आप पेपर बना सकते हो, और पेपर के ऊपर आप राइटिंग के लिए उसको यूज़ कर सकते हो। होप इट इज़ क्लियर। चलिए नेक्स्ट वन, हाउ डज एक्सेस टू मार्केट अफेक्ट द लोकेशन ऑफ इंडस्ट्री। तो सिंपल, आपसे क्या पूछा गया है, रोल ऑफ मार्केट। रोल ऑफ मार्केट किसके लिए, इंडस्ट्रियल लोकेशन के लिए। तो सिंपल पार्ट में आपको क्या चीज़ पूछा गया, सिंपल सेंस में, कि भाई कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो फैक्टर्स अफेक्टिंग इंडस्ट्रियल लोकेशन, ठीक है, इंडस्ट्रियल लोकेशन, इंडस्ट्री को लोकेट करने के लिए कौन से फैक्टर रोल प्ले करते हैं, उसमें कौन कौन से हैं, उसमें मार्केट है, रॉ मटेरियल है, वाटर अवेलेबिलिटी है, लेबर है, इंडस्ट्रियल इनर्शिया है, ओके, गवर्नमेंट पॉलिसीज़ हैं, ट्रांसपोर्टेशन है। तो काफ़ी जो फैक्टर्स हैं उसमें सिर्फ एक पूछा गया, रोल ऑफ मार्केट। तो मार्केट शुड बी नियर, ठीक है, मार्केट शुड बी वेल कनेक्टेड, साइज ऑफ द मार्केट शुड बी लार्ज, ठीक है, एंड नो रेस्ट्रिक्शन ऑफ द प्रोडक्ट, कि ऐसा नहीं है सिर्फ एक टाइप का प्रोडक्ट ही सेल कर सकते हो, ओके। एंड अनदर वन इज़, और भी जो चीज़ें आप मार्केट के साथ लिंक करोगे जो इंडस्ट्रियल लोकेशन के लिए बेनिफिट है, वो सारे पॉइंट्स आप इसमें लिख सकते हो। तो वो सारे पॉइंट वही चीज़ दिया हुआ है, आप देख सकते हो, जहाँ पे लोगों की अप्रोचेबिलिटी भी हो, वेल कनेक्टेड भी हो, ताकि इंडस्ट्रियल जो प्रोडक्ट है उसको सेल करने में कोई प्रॉब्लम ना आए, रिस्ट्रिक्शन नहीं होनी चाहिए, एवरी टाइप ऑफ प्रोडक्ट है कैन बी सोल्ड ओवर देयर, ठीक है, बेचा जाना चाहिए। एंड उसके बाद साइज ऑफ मार्केट मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया। मार्केट शुड बी रेगुलर, रेगुलर का मीन्स क्या होता है, रेगुलर का मीन्स होता है जो मतलब 24/7 ओपन हो, ऐसा नहीं हो कि एवरी सैटरडे, एवरी संडे, एवरी मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, तो कुछ स्पेसिफिक डेज ऑफ द मंथ ही ओपन हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इससे इंडस्ट्रियल जो प्रोडक्ट हैं उनको सेल करने में प्रॉब्लम हो सकती है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, यदि हम क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में देखें तो अफ्रीका के पास इतने रिसोर्सेज होने के बावजूद भी वो इंडस्ट्रियल मोस्ट बैकवर्ड कॉन्टिनेंट है, क्यों? अफ्रीका बेसिकली दुनिया का सेकंड सबसे लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है, ओके, एंड उसके बाद यदि हम बात करें तो पॉपुलेशन में थर्ड, ओके, बट रिसोर्स में टॉप पे, रिसोर्स बहुत ज़्यादा मिलते हैं, मिनरल्स, ठीक है, इतने ज़्यादा नेचुरल रिसोर्सेज मिलने के बावजूद भी वो जो कॉन्टिनेंट है वो बैकवर्ड क्यों है? अफ्रीका को डार्क कॉन्टिनेंट बोलते हैं, डार्क कॉन्टिनेंट। डार्क ये नहीं है कि वहाँ के लोगों का कलर डार्क है, नो, बिकॉज ऑफ लैक ऑफ अवेयरनेस, ठीक है, एजुकेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है, लो इकोनॉमिक डेवलपमेंट, उसकी वजह से इसको डार्क कॉन्टिनेंट बोल देते हैं, ठीक है, ओके। अनदर वन, तो इन्होंने वही बोला कि अफ्रीका में ज़्यादा नेचुरल सोर्स होने के बावजूद भी वो इंडस्ट्रियल बैकवर्ड क्यों है? तो उसके कई रीज़न हैं। एक तो मार्केट की एब्सेंस है, ठीक है, डिमांड की लैकनेस है, उसके बाद लैक ऑफ एनर्जी और पावर सोर्सेज इतनी ज़्यादा जनरेटर नहीं है, एंड पुअर डेवलप्ड ट्रांसपोर्टेशन है जो इंडस्ट्री के लिए चाहिए वो नहीं है वहाँ पे, एंड कम्युनिकेशन नहीं है, ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन जो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, मतलब गवर्नमेंट की स्टेबिलिटी नहीं है, गवर्नमेंट का जो रिलेशन है दूसरे कंट्रीज़ के साथ, दूसरे कॉन्टिनेंट के साथ वो अच्छा नहीं है। गवर्नमेंट आपस में उनका एक पीसफुल कन्वर्सेशन नहीं है, म्यूचुअल इंटरेक्शन नहीं है ना। एंड उसके बाद लोगों और गवर्नमेंट के बीच में कुछ प्रॉब्लम इज़ देयर, क्योंकि जो भी गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ हैं वो लोगों के मैं कह सकता हूँ लोगों के
लिए नहीं है, मतलब पीपल ओरिएंटेड पॉलिसी नहीं है, ठीक है। अनबैलेंस्ड इकॉनमी है इन पॉलिसी की वजह से। आगे, अफ्रीकन कंट्री के पास कोई एडवांस टेक्नोलॉजी नहीं है, तो इंडस्ट्रियलाइजेशन में बैकवर्ड होने का सबसे बड़ा रीज़न है। क्लाइमेट उस एरिया में फेवरेबल नहीं है, मतलब टेम्परेचर बहुत ज़्यादा रहता है मोस्ट ऑफ अफ्रीकन कंट्रीज़ में, ये भी एक वन ऑफ द रीज़न है, ठीक है। तो ये सारे रीज़न हैं कि अफ्रीका में ज़्यादा रिसोर्सेज होने के बावजूद भी वो इंडस्ट्रियल बैकवर्ड है। ओके, चलिए अनदर वन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाई टेक इंडस्ट्री इन मैनी कंट्रीज आर बीइंग अट्रैक्टेड टू द पेरिफेरल, ठीक है, एरिया ऑफ मेजर मेट्रोपॉलिटन सेंटर्स के जो हाई टेक इंडस्ट्रीज़ हैं वो क्यों बहुत से कंट्रीज़ हैं वहाँ से लोगों को, बड़ी बड़ी मेट्रोपॉलिटन सिटी से लोगों को क्या कर रही हैं, मतलब बड़े बड़े कंट्रीज से लोगों को अट्रैक्ट कर रही हैं अपनी तरफ। तो बड़ी बड़ी जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ हैं उनके आसपास में लोग रहना शुरू कर दे। पेरिफेरल होता है अराउंड एरिया, ऐसे हेयर द सेंटर ऑफ द सिटी, इसके अराउंड एरिया को बोलते हैं पेरिफेरियल, ठीक है। इस चीज़ को दिमाग में रख लेना। ओके, तो हाईटेक इंडस्ट्री कौन सी होती हैं? वो टाइप की इंडस्ट्री जहाँ पे लार्ज स्केल के ऊपर टेक्नोलॉजी को यूज़ किया जाता है, जैसे कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन होगी, CAD होगी, रोबोटिक्स इंडस्ट्रीज़ हो गया, ठीक है, सॉफ्टवेयर हो गया, हार्डवेयर, IT, वो सारी इंडस्ट्री क्या होंगी? हाईटेक इंडस्ट्री है, जहाँ पे टेक्नोलॉजी का काम बहुत लार्ज स्केल पे किया जाता है। ओके, एंड ये रीज़न दिए हुए हैं। सबसे पहले जो पेरिफेरल है मेट्रोपॉलिटन सिटी एरिया का, वो ओपन स्पेस होता है, क्योंकि सिटी के सेंटर में आपको ज़्यादातर कंजेशन मिलेगा, और आउटर एरिया थोड़ा ओपन होता है, इसलिए मतलब नीट एंड क्लीन होगा एज़ कम्पेयर टू द सेंटर ऑफ द सिटी। तो इसलिए लोग वहाँ प्रेफर करते हैं सेटिंग अप करने में, ठीक है। आगे बिजनेस पार्क्स जो हैं वो प्लान किए गए हैं, जिनको हम IT पार्क्स बोलते हैं, ठीक है, डेवलप्ड बाय द गवर्नमेंट एट द पेरिफेरी एंड फ्री स्पेस टू द कंजेस्टेड एरिया, ऑपोजिट टू द कंजेस्टेड एरिया। तो सेंटर में नहीं, आउटर पार्ट में ज़्यादातर इंडस्ट्रीज़ को लगाया गया है। अनदर वन, पेरिफेरल एरिया कनेक्टिविटी, ठीक है, विद द मेजर रोड, हाईवे एंड तो उससे कनेक्टिविटी और ट्रांसपोर्टेशन भी होगा। ऐसा नहीं है कि सेंटर पार्ट कनेक्टेड नहीं होता, सेंटर भी कनेक्टेड होता है, लेकिन सेंटर वाले पार्ट में कंजेशन और हैवी ट्रैफिक होता है। तो इसलिए ज़्यादातर ओपन स्पेस, वेल कनेक्टेड और मतलब विदाउट हैवी एब्सेंस ऑफ हैवी ट्रैफिक वी कैन से, तो वो एरिया होना चाहिए, तो वो आउटर पार्ट होता है। और जो हाईटेक इंडस्ट्रीज़ हैं वो लेटेस्ट जनरेशन इंडस्ट्रीज़ हैं। लेटेस्ट क्यों? क्योंकि लेटेस्ट टेक्नोलॉजी यूज़ की जाती है, ओके, जिसमें इंटेंसिव रिसर्च डेवलपमेंट, एडवांस इंजीनियरिंग प्रोडक्ट एंड ऑल, तो वो ज़्यादातर लोगों को अट्रैक्ट करेगा। तो ये इसका कंप्लीट आंसर होगा। तो 4 पॉइंट्स इसमें दिए हुए हैं। आगे मेजर ट्रेंड दिया हुआ है। पहले ट्रेंड्स क्या होता है? देखो, ट्रेंड मीन्स होता है चेंज, ठीक है, एंड चेंज किससे? इंडस्ट्रियल एक्टिविटी, ठीक है, स्पेशली इन द डेवलप्ड कंट्री ऑफ द वर्ल्ड के जो मॉडर्न इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ हैं उसमें कौन कौन से चेंजेस आए हैं, ठीक है, स्पेशली आपको डेवलप्ड कंट्री के कॉन्टेक्स्ट में बताना है। पहले तो जो मॉडर्न इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ हैं वो फ्यू नंबर ऑफ प्लेसेस में की जाती हैं, मतलब कुछ एरियाज़, वर्ल्ड के सारे एरिया में नहीं, लेकिन सिर्फ डेवलप्ड कंट्रीज़ में, जैसे जापान, USA, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, जर्मनी, है ना। तो ऐसे कुछ कंट्रीज़ आर देयर जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, वहाँ पे ही इन सभी एक्टिविटी को कैरिड आउट, मतलब वहाँ पे एक्टिविटी को किया जाता है। आगे है जो स्ट्रक्चर और फॉर्म ऑफ इंडस्ट्री चेंज हो रही हैं इकॉनमी की प्रोग्रेस की वजह से, साइंटिफिक और टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट की वजह से, तो वो सारी सिर्फ डेवलप्ड कंट्री ही उनको हैंडल कर पा सकते हैं, मतलब कर सकते हैं। एग्जांपल के तौर पे जैसे टेक्सटाइल इंडस्ट्री UK में एडवांस मतलब डेवलप हो रही है, ठीक है, जिसने काफ़ी ज़्यादा कांस्टेंट ग्रोथ की है 20th सेंचुरी में, ठीक है। और जो इंडस्ट्री है वो ज़्यादातर इंडस्ट्रीज़ डेवलप्ड नेशंस में कम होती जा रही है। कौन से टाइप की? दूसरे टाइप की इंडस्ट्री, जैसे टेक्सटाइल सेंटर हैं। टेक्सटाइल सेंटर ना डेवलप्ड कंट्रीज़ में कम होते जा रहे हैं, और वहाँ पे दूसरे टाइप की इंडस्ट्री है जो
मतलब इन रिप्लेस ऑफ दैट जो हाई टेक इंडस्ट्री है वो इंक्रीज़ हो रही है। वो क्यों? क्योंकि टेक्सटाइल्स इंडस्ट्री के लिए ज़्यादा लेबर चाहिए, और जो लेबर है वो मतलब डेवलप्ड नेशंस में हाई क्वालिटी ऑफ लिविंग होने के कारण उनको ज़्यादा पैसा ज़रूरत पड़ता है, एंड जो लेबर का पर डे अर्निंग होगा वो ज़्यादा है, मतलब वो ज़्यादा डिमांड करते हैं पैसे की, ठीक है। पर डे का जो लेबर कॉस्ट है वो डेवलप्ड कंट्री में ज़्यादा होने के कारण टेक्सटाइल इंडस्ट्री वहाँ से शिफ्ट हो रही है डेवलपिंग कंट्रीज़ में, ठीक है। क्योंकि डेवलपिंग कंट्रीज़ में क्या हो रहा है, लेबर कॉस्ट काफ़ी लो है, मतलब सस्ती लेबर मिल जाती है, और जहाँ सस्ती लेबर मिलेगी वहीं इंडस्ट्री डेवलप होगी। जो हाईटेक इंडस्ट्रीज़ हैं वो ज़्यादातर जो डिफ्यूज्ड कर रही हैं टू द डेवलपिंग कंट्री फ्रॉम मोर डेवलप्ड कंट्रीज़, जैसे जर्मनी में आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री थी, बाय इम्पोर्टिंग आयरन फ्रॉम ब्राज़ील, नाउ ब्राज़ील मेक स्टील एंड जर्मनी वुड इम्पोर्ट द स्टील एंड वर्क विद दीज मेक इंजीनियर गुड्स। ये वही चीज़ दिया हुआ है कि कुछ कंट्रीज़ ऐसे हैं जहाँ से जो कुछ हाईटेक इंडस्ट्रीज़ हैं वो शिफ्ट हो रही हैं, ठीक है। एंड वो क्यों? क्योंकि जो उस एरिया में रॉ मटेरियल मिलता था, जैसे आयरन एंड स्टील है, आयरन स्टील के लिए हमें कोल और आयरन चाहिए, और कुछ कंट्रीज़ में इतना लार्ज स्केल के ऊपर आयरन को यूज़ किया गया है कि वहाँ पे अभी क्वालिटी ऑफ आयरन और गेटिंग लो, जब लो हो जाएगा तो इंडस्ट्री दूसरे एरिया में शिफ्ट होना लाजमी है, ठीक है। इस चीज़ को दिमाग में, इन्होंने जर्मनी और ब्राज़ील का एग्जांपल दिया है। एंड सम अदर चेंजेस यहाँ पे बताए गए हैं कि जो लार्ज फैक्ट्रीज थी, ठीक है, एंड वो कुछ लार्जर एरिया में डिस्पर्स हो गई हैं, जिससे थाउजेंड ऑफ पीपल को वहाँ पे रोज़गार या एम्प्लॉयमेंट मिलना शुरू हो गया है, ठीक है। एंड ये सारे एरियाज़ जहाँ पे जो बड़ी इंडस्ट्रीज़ हैं वो शिफ्ट हुई हैं, तो वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगा और उस एरियाज़ में जो इंफ्रास्ट्रक्चर भी बढ़ेगा, ठीक है। और जब इंफ्रास्ट्रक्चर और एम्प्लॉयमेंट दोनों चीज़ बढ़ेंगी तो वो सेंटर ऑफ इकोनॉमी एंड पॉलिटिकल पावर का एक सेंटर बन चुकी हैं, ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट्स होंगे जो आपको मॉडर्न इंडस्ट्रियल एक्टिविटी के चेंजेस के बारे में जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं वहाँ पे उनके बारे में बता रहे हैं। चलिए नेक्स्ट वन, आपको सर्विस सेक्टर के बारे में पूछा गया है। बेसिकली आपको 3 टाइप के सेक्टर हैं पता होना चाहिए, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, उसके बाद क्वाटनरी एंड क्वानरी, 3 सेक्टर हैं। प्राइमरी रिलेटेड टू नेचर, मतलब ऑल दोज एक्टिविटी लिंक्ड विद द नेचर। सेकेंडरी रिलेटेड विद इंडस्ट्री, इंडस्ट्री के साथ और क्या चीज़ है मैंने अभी बताया था आपको, मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है। एंड टर्शरी इज रिलेटेड विद सर्विसेज। क्वाटनरी रिलेटेड विद रिसर्च एंड डेवलपमेंट, ठीक है। क्वानरी इज रिलेटेड विद आउटसोर्सिंग। तो इनके एक एक कीवर्ड आपको याद रखना है। अभी ये क्वेश्चन किसके ऊपर है? सर्विस इज रिलेटेड टू टर्शरी। पहले तो टर्शरी कॉलर वर्कर को पिंक कॉलर वर्कर बोलते हैं, याद रखना, पिंक कॉलर वर्कर इंपॉर्टेंट है। चलिए उसके बाद सर्विस सेक्टर हैज़ ग्रोन इनॉर्मसली ओवर द पास्ट फ्यू डेकेड्स, गिव रीजन फॉर द राइज ऑफ सर्विस सेक्टर। तो सिंपल पार्ट इज़ कि आज के टाइम में जो सर्विस सेक्टर है वो काफ़ी इनॉर्मसली ग्रो कर रहा है, ठीक है, बहुत अच्छे पेस से ग्रो कर रहा है पिछले 20 साल से। एंड उसके रीज़न बताने हैं कि क्यों। सिंपल पार्ट इज़, पहले प्राइमरी सेक्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट था, फिर प्राइमरी से लोगों ने शिफ्ट होना शुरू हो गया सेकेंडरी में, अभी लोग सेकेंडरी से भी शिफ्ट हो रहे हैं टर्शरी सेक्टर में जो सर्विस है। इसके 2-3 रीज़न हो सकते हैं। सबसे पहला रीज़न क्या हो सकता है? सबसे पहला रीज़न होगा सिंपल के अर्बनाइजेशन, ठीक है। अनदर वन बिकॉज ऑफ बेटर सैलरी, अच्छी सैलरी मिल सकती है, ठीक है। एंड उसके बाद मैं कह सकता हूँ अच्छी सैलरी के बाद मे बी कुछ फैक्टर होंगे, प्रमोशन, ठीक है, चांस ऑफ प्रमोशन एंड ऑल, तो वो चांस भी हो सकते हैं जिसकी वजह से लोग सर्विस सेक्टर में आएंगे, ठीक है। एंड रेपुटेशन, डेजिग्नेशन, ठीक है, एंड मतलब वी कैन से चांस ऑफ लर्निंग न्यू थिंग्स एंड ऑल, तो वो सारी चीज़ें आ जाती हैं, सेल्फ इम्प्रूवमेंट एंड ऑल। चलिए तो रीज़न क्या दिया? पहला है अर्बनाइजेशन। आज के टाइम में अर्बनाइजेशन है, तो अर्बनाइजेशन जितना ज़्यादा बढ़ेगा उतनी सर्विसेज का डिमांड भी ज़्यादा होने वाला है। सर्विसेज क्या चीज़ हैं? सर्विस देखो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ये एक सर्विस है, ठीक है। आगे आप स्विगी है,
मतलब स्विगी है, जोमेटो है, वो सर्विस है, आपको फूड डिलीवर करती है आपके घर पे, आप उसको पे करते हो, ठीक है। अनदर वन हेल्थ, आप किसी हॉस्पिटल में जा रहे हो, वहाँ पे डॉक्टर को कंसल्टेशन फ़ीस देते हो, तो वो एक सर्विस है, आपको वो कंसल्ट करेगा और आप उसको फ़ी दे रहे हो, ओके। अनदर वन इज़ इंटरनेट है, केबल टीवी है, आप केबल पे चैनल देख रहे हो, एक सर्विस है। इंटरनेट, आप इंटरनेट पे सर्च आउट कर रहे हो, एक सर्विस है, उसके लिए आपको पे करना पड़ रहा है। ट्रांसपोर्ट, आप ट्रांसपोर्ट में के थ्रू जा रहे हो, आपको फेयर देना पड़ रहा है। एक बैंकिंग है, बैंकिंग एक सर्विस है, आप पैसे विड्रॉ या डिपॉजिट करवा रहे हो, उसके कुछ चार्जेस होते हैं, कुछ पैसे 10 पैसे 20 पैसे 50 पैसे पर ट्रांजेक्शन, तो एक चार्जेस है। होप मेरी बात समझ में आ गई होगी। तो जो सर्विस सेक्टर क्यों इंक्रीज हो रहा है, रैपिड अर्बनाइजेशन, जितना अर्बनाइज ज़्यादा होगा उतना आपको डिमांड ऑफ वेरियस सर्विसेज इंक्रीज होंगी, जब वो राइज होंगी तो उससे आपका सर्विस सेक्टर ग्रो करेगा। आगे इंक्रीज इन पॉपुलेशन, पॉपुलेशन बढ़ रही है और पॉपुलेशन को बेसिक नीड चाहिए, फूड, वाटर, एयर, ठीक है, एंड अनदर वन हाउसेस, ठीक है, और उसके बाद बैंकिंग, एजुकेशन, ठीक है, हेल्थ, वो सारी सर्विसेज चाहिए, और इससे क्या होगा, हमें सर्विस को इंक्रीज़ करना पड़ेगा। आगे इंक्रीज इन लिविंग स्टैंडर्ड, लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड भी आपका हो गया। लिविंग स्टैंडर्ड आप मीन्स पहले लोग जो था वो सिर्फ नॉर्मल और सिंपल फूड प्रेफर करते थे, घर का बना हुआ, होममेड। अभी नाउ दे आर डिपेंड अपॉन सम रेस्टोरेंट, तो उससे ही वो स्विगी, जोमेटो वगैरह वो चीज़ें राइज होना शुरू हो गई हैं, ठीक है। पहले एजुकेशन सिस्टम का रिक्वायरमेंट बहुत कम था, लेकिन नाउ डेज अच्छे स्कूल, ट्यूशन सेंटर्स एंड ऑल वो ग्रो होना शुरू हो गए हैं। कुछ लोग कंपटीशन एग्ज़ाम, यूपीएससी, पीसीएस एंड सम ऑफ द अदर स्टेट और सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन का प्रिपरेशन करते हैं, तो वो भी एक सर्विसेज है। इंटरनेट पहले बहुत कम यूज़ होता था, लेकिन नाउ मोस्ट ऑफ द जो स्टूडेंट्स और द पीपल और द वी कैन से मतलब ऑर्गेनाइजेशन आर डिपेंड अपॉन इंटरनेट, ठीक है। राइजिंग इनकम, लोगों का जब इनकम राइज कर रहा है देन दे विल बी एबल टू अफोर्ड ईच एंड एवरी सर्विस, तो वो सर्विस को खरीद भी रहे हैं, जिससे क्या होगा कि वो जो सर्विसेज को ग्रो करना एक नीड ऑफ आ रहा है। जैसे लोग के पास पैसा है तो घूमने भी जाएंगे, टूरिज़्म एक सर्विस है, वो इंटरनेट भी यूज़ करेंगे तो एक सर्विस है, अच्छी फैसिलिटी हॉस्पिटल से भी लेंगे वो भी एक सर्विस है, वो सारी चीज़ें। इम्प्रूवमेंट इन टेक्नोलॉजी, तो टेक्नोलॉजी में इम्प्रूवमेंट आया है जो सर्विसेज को बहुत ज़्यादा इफेक्टिव और एफिशिएंट बना रहा है, और जब कोई चीज़ एफिशिएंट और इफेक्टिव होगी तो वो लोगों को अट्रैक्ट करेगी कि उसको वो यूज़ करें, तो ये सारी चीज़ इसमें आ जाएगी, ओके। आगे सर्विस सेक्टर काफ़ी इम्पॉर्टेंट है for the development of economy in the world. Analysis the statement, 5 मेजर कंपोनेंट्स बताने हैं सर्विस सेक्टर के। ये वही चीज़ क्वेश्चन ऊपर वाले क्वेश्चन के जैसा ही है, इन्होंने यही चीज़ बताया कि जो सर्विस सेक्टर है काफ़ी इम्पॉर्टेंट है किसके लिए, इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए। एंड कैसे, तो 5 मेजर कंपोनेंट बताने हैं सर्विस सेक्टर के। तो सर्विस सेक्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पैराग्राफ में दिया है, ऑल काइंड ऑफ सर्विसेज आएंगी, मैंने ऑलरेडी आपको बता ही दिया है। एंड 5 मेजर कंपोनेंट्स हैं इसके, कौन कौन से। पहला, काफ़ी सर्विस जो हैं वो गवर्नमेंट के द्वारा रेगुलेट की जाती हैं, एंड जैसे हाईवे, ब्रिज, सप्लाई, एजुकेशन, हेल्थ सर्विसेज, ट्रांसपोर्ट, टेलीकम्युनिकेशन, एनर्जी, तो ये सारी चीज़ें रन बाय द गवर्नमेंट, बट सम ऑफ द सर्विसेज आर बेसिकली रन बाय द प्राइवेट सेक्टर आल्सो। कई प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं, प्राइवेट एजुकेशन ट्यूटर सेंट्रल, वो सारी चीज़ें इसमें आएंगी। सम ऑफ द प्रोफेशनल सर्विसेज भी दी जाती हैं, जैसे आपको हेल्थ केयर हो गया, इंजीनियरिंग हो गया, लॉ, तो कुछ लॉयर होते हैं और कुछ इंजीनियर्स होते हैं, तो वो आपको स्पेशल कुछ सर्विसेज देंगे और वो प्रोफेशनल सर्विसेज के लिए आपको एक्स्ट्रा पे करना पड़ता है। कुछ पर्सनल सर्विसेज जिससे वर्क इन डेली लाइफ, ठीक है। पर्सनल सर्विसेज जैसे मैंने एग्जांपल दिया फूड का, जोमेटो, ठीक है। एंड कुछ लोग प्राइवेट प्रैक्टिस करते हैं हॉस्पिटल में, तो वो पर्सनल सर्विसेज आर देयर, ठीक है। आपको कुक, होममेड, ठीक है, एंड आपको मेड जो आपके घर पे काम करती हैं, या अनदर वन इज़ आपने कोई हेल्पर रखा है, तो वो सारी पर्सनल सर्विसेज हैं जो आपकी डेली लाइफ को सही मतलब कंफर्टेबल बनाती हैं। आगे हैं रिक्रिएशनल सर्विसेज। रिक्रिएशनल और एंटरटेनमेंट सर्विसेज वो होती हैं जो एक फ्री टाइम को इंजॉयबल स्पेंड करने के लिए आपको सर्विसेज दी जाती हैं, जैसे टूरिज़्म हो गया, ठीक है, आपको कैसीनो हो गया, या उसके बाद क्लब्स हो गए, उसके बाद रेस्टोरेंट हो गए, है ना, एंड कुछ फन सिटी, वंडर पार्क, ठीक है, वाटर पार्क, वो सारे
जो टाइप की सर्विसेज हैं, क्योंकि उनके कुछ टिकट्स आर देयर ना, तो आपको पे करना पड़ता है एंड आपको परमिट किया जाएगा वहाँ पे एंटर करना है एंड इंटरटेनमेंट करना है एंड ऑल। ठीक है, जितने भी जू एंड नेशनल पार्क्स, तो वो सारे इसी रिक्रिएशनल और एंटरटेनमेंट सर्विसेज के अंदर आ जाते हैं। होलसेल और रिटेल ट्रेडिंग सेंटर्स, जितने भी मार्केट्स हैं आपको दी जाती है, चाहे वो संडे मार्केट हो, चाहे वो कोई शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस हों, वो चाहे मॉल्स हों, वो चाहे कोई पीवीआर हो, कोई भी, तो वो सारे किस में आ जाते हैं, वो आपके एंटरटेनमेंट एंड होलसेल एंड ट्रेडिंग, इजी डे, विशाल मेगा मार्ट, जितने भी ये पार्ट आते हैं तो ऑल वुड कम अंडर होलसेल एंड ट्रेडिंग सेंटर्स, जिससे आपको डेली नीड की जो गुड्स हैं उनको ख़रीदने का विद वेरी चीपर रेट मौका मिलता है। तो वो सभी टाइप की सर्विसेज इस पार्ट में आ जाएंगी। होप आपको यहाँ तक चीज़ें समझ में आ गई। इससे नेक्स्ट वाली क्वेश्चन विल बी डिस्कस्ड इन द नेक्स्ट वीडियो। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।